अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज वॉर रिपोर्ट डे 7 पे मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुझे देख रहे हैं, खासतौर के ऊपर यूट्यूब सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर आपको एक दफा फिर खुश आमदीद। आज 7 मार्च 2026 है और वॉर रिपोर्ट डे 7 के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। अजीजान मन, पाकिस्तान का जानू जर्मन एक ड्रामा होता था बड़ा पुराना, जानू जर्मन, अगर आपको याद हो तो। वो जानू जर्मन का एक मुकाबला हो गया। बाहर से बंदा आया, उसको अंग्रेजी बोलने आती थी और अंग्रेजी में आपको पता है आदिल का नाम आदिल ही है और मुनीरे मिस्त्री को मुनीरा मिस्त्री बोला जाता है। तो वो बातचीत अंग्रेजी के अंदर एक बंदा बाहर से आता था, करता था। उन्होंने कहा हमारे गांव के अंदर जानू जर्मन है, उसको अंग्रेजी बड़ी तगड़ी बोलनी आती है। तो यहां पे जो जानू जर्मन है वो आपसे मुकाबला करेगा। जानू जर्मन को सिर्फ आता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जानू जर्मन का अंग्रेजी बोलने वाले से मुकाबला होता है और जानू जर्मन गांव के लोग कहते हैं, पंजाबिस्तान फौजिस्तान के लोग कहते हैं कि जानू जर्मन को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है और जानू जर्मन जीत गया। और जानू जर्मन हमारा जो है वो इस वक्त अंग्रेजी का मुकाबला करना चाहता है और वो इस वक्त गुलामी का मुकाबला करना चाहता है। और जानू जर्मन जो है वो जिस तरह जानू जर्मन जीता था उस ड्रामे के अंदर, अगर आपको 80s का ड्रामा याद हो तो जानू जर्मन जिस तरह वहां पे जीता था उस तरह जानू जर्मन जीतना चाहता है। दुनिया को बताना चाहता है, पाकिस्तान को बताना चाहता है कि मैं जानू जर्मन हूं और जानू जर्मन ही को अंग्रेजी बोलनी आती है सिर्फ। और जानू जर्मन ही जो है वो अमेरिका के साथ वफादार है और कोई वफादार नहीं है। बड़ी कोशिश कर रहा है जानू जर्मन जो है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर सदर ट्रंप के गोडे गिट्टे वगैरह दबाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। वैसे भी उनके सूझे में आजकल के मैं आके दबाता हूं, मैं हाजिर हूं। जानू जर्मन कहता है मैं जीतूंगा। तो हमारा जानू जर्मन सऊदीया पहुंच गया, इसी चक्कर के अंदर उसको बुलाया गया। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर भी जानू जर्मन से मुलाकात नहीं की, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अमरीकियों ने बताया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कि जानू जर्मन आपके किसी काम का नहीं है, जानू जर्मन आपके किसी काम नहीं आना, आप हमें टाइम जाया कर रहे हैं, जानू जर्मन की औकात नहीं है। कुछ वीलॉगर्स को ये खबर रिलीज की गई कि शायद जानू जर्मन से एयर डिफेंस कवर सऊदी अरब मांगना चाहता है। और यार उनको पेट्रियट मिसाइल बैटरीज जो है वो 4-5 बिलियन डॉलर की बेची हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का JF-17 का जो बात कर रहे थे कि डील जानू जर्मन ने करा दी है, वो मुनीरे मिस्त्री की डील बढ़ गई है। उन्होंने कहा कोई डील नहीं हुई। ये वहां पे गया और बाकायदा तौर के ऊपर जो हमारे पास खबरें आई जो आपको यहां पे नजर आ रही हैं वो ये थी कि जनाब खबर आई कि जनाब BBC के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ ने सऊदीया पहुंचकर सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात की और सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत की और इसे जाहरियत करार दिया। क्या जनरल आसिम मुनीर ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को जाहरियत करार दिया है? जानू जर्मन डार्लिंग, जो आर्मी हाउस निशाने के ऊपर है, एयर डिफेंस तुम्हारे पास अपना ही नहीं है सिरे से। इंडिया ने तुम्हारा एयर डिफेंस ब्रीच करके तुम्हें नंगा कर दिया था, तुम्हारे तमाम एयर बेसेस को हिट किया है और तुम कहते हो नहीं हम जीते हैं और हम फील्ड मार्शल हैं। तो तुम सऊदीया को कौन सा एयर डिफेंस प्रोवाइड करोगे यार? पहली बात। दूसरी बात, अगर वो तुम्हें ठोकने पे आ गए तो तुम क्या करोगे जानू जर्मन? और तीसरी बात, यार ये पिछले दिनों बड़ा ड्रामा चला था कि तुर्की के साथ सऊदीया का जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। तुर्की को क्यों नहीं बुला रहे? वो तुर्की का आर्मी चीफ या अर्दवान वहां पे जाके जूनियर शहजादे से क्यों नहीं मिल रहा? खालिद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान तो मिला ही नहीं है, क्राउन प्रिंस। क्यों नहीं शहजादा खालिद बिन सलमान से या इवन मोहम्मद बिन सलमान से तुर्की की आर्मी क्यों नहीं मिल रही? डिफेंस डील हुई थी और हमें बताया गया था कि जी ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हो गया है। यार कसम से पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख के तो अफसोस आता है मुझे। कोई भेजता है ना, मैं कहता हूं अगर इस पे पाकिस्तान से ये शाया किया जा रहा है सोशल मीडिया तो फॉरगेट अबाउट इट। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि इसको देखा भी जाए यहां पे। क्योंकि आपने कहा कि जी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया और अभी यहां पे मुनीरे मिस्त्री को बुला के बिठा के है जी वहां पे इससे बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है और इसकी इतनी फटी हुई है कि बयान तक नहीं दे रहा, ना तुर्की भी नहीं है। और यार ये आपको क्या बयान देगा? इसका तो अपने मुल्क जो है कंट्रोल के अंदर नहीं है। ईरान के बॉर्डर के ऊपर नोशकी लगता है, नोशकी में वो गवादर से बंदे उठाए गए फौजी 15 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के। 15 FF वालों से माजरत के साथ मेरा आपसे बड़ा दिली तल्लक है 15 FF वालों से, लेकिन ये बात बाबा जी बाबे कह रहे हैं 15 FF के अनबन ठन है, 15 FF का नाम नहीं आना चाहिए। 15 FF का नाम क्यों ना सामने आए? ये 15 FF की बात नहीं है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पाकिस्तान की बात है। आपके जवानों की कीमत आसिम मुनीर के कागजों में 0 है।
ये तो 23 FF के जवानों की कीमत भी इसके कागजों में जीरो है, जो इसकी अपनी रेजिमेंट है। तो 15 FF को ये क्यों पूछेगा? MIB मैंने सर्व किया है, 15 FF मेरी अपनी रेजिमेंट है, मेरा उनके साथ तलक वास्ता है, मेरी लॉयल्टी है, जारी बात है, क्यों नहीं है मेरी लॉयल्टी। जब है तो जारी बात है कि मैं फिर जो बात है, हक बात है, वो करूंगा। और मैंने इन जवानों के साथ सर्व किया है जिसको उठा के ले गए इधर BLA वाले। और यार तुम्हारी हालत तो ये है कि रेस्क्यू मिशन पे तुमने भेजा था जो AK रेजिमेंट, वो उसके CO की गाड़ियों तक को ठोक दिया गया रास्ते के अंदर, वो पहुंचे नहीं है। और नोशकी में वहां पे मस्जिदों में ऐलान किया BLA ने, उन्होंने कहा कि ये जो फौजी बैठे हुए ना किले के अंदर, यहां पे हम अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे, इनकी औकात ये किले से बाहर दिन के वक्त नहीं निकल सकते पाकिस्तान के अंदर। ये जाके सऊदीया का डिफेंड करेंगे, वो भी ईरान के खिलाफ। चले हो गए तुम लोग क्या? तो ये सवालात है और मजीद तफसीलात शायद मैं बता ना सकूं, लेकिन इन सवालात के साथ मैं शुरू जरूर करना चाहता हूं। ये जो इन्होंने कार्रवाई ठोकी है अपनी जानू जर्मन ने, जानू जर्मन की इस वक्त जितनी फटी हुई है वो तो हम सबको पता है। लेकिन अजीजान मन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। आज मैं जो है आपको वॉर रिपोर्ट डे 7 इस वक्त चल रहा है, ठीक है जी। और हम उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री मशीन ने एक ऐसी बात एक्सेप्ट कर ली है जो कोल्ड वॉर के बाद पहली दफा ओपनली जो है उसको कबूल किया गया। हाँ, ये जंग बहुत लंबी चलनी है। हाँ, उनके बॉम्बर उन्होंने कह दिया, मैंने आपको कल रिपोर्ट दे दी थी कि अभी ये लंबा चलेगा, ये गेम बड़ा लंबा चलने वाला है, ये खत्म होने वाली गेम नहीं है। क्योंकि ना तो अमेरिका हार मानेगा, अभी इज्जत बेइज्जती अनबन ठन का मामला है, और उनके पास मिलिट्री पावर है, उनके पास मिलिट्री माइट है, उनके पास एयर सुपीरियरिटी है। लेकिन ईरान भी कहता है कि खत्म करना तो खत्म कर दो। वो भी जो है वो कहते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कहा तो फैज ने पाकिस्तानियों के लिए था, लेकिन पाकिस्तानियों को पेट्रोल नहीं मिलता तो एक दूसरे को ठोक रहे हैं, अपनी पेट की खातिर एक दूसरे को ठोक रहे हैं। लेकिन जब आजादी की बात आई तो नहीं निकले, अभी अपने पेट के लिए निकलेंगे। अजीजा ने मन जरा देखिए हालात, ये हालात है आपके मुल्क में। इन हालात के अंदर ये आपकी अपनी करनी है। आप अपनी जो है वो आजादी के लिए नहीं निकले, आप अपने पेट के लिए निकलेंगे। इसी तरह होता चला है, वैसे कोई पाकिस्तानियों को दोष नहीं है, हमेशा इसी तरह होता चला है। जो भी कौम निकलती है वो निकलती है आखिर में अपने पेट के लिए। लेकिन यहां पे एक बात माननी, आप देखो कि ठीक है अमेरिका फुल फ्लेज फाइट कर रहा है अभी, क्योंकि इसराइल ने उनको फंसा दिया है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्होंने भी लड़ना है। इसराइली भी कहते हैं कि भाई गरबाजी इश्क की बाजी है। हम माजरत ईरानी भी कहते हैं, पर्शियंस ईरानी कहते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी है, अब हमने लड़ना ही लड़ना है। और बड़ा ही स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, ये बात बहरहाल कंफर्म है। लेकिन अमेरिका को आप ये देख लीजिए कि अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है कि ईरान का रिस्पॉन्स जो है उसमें अमेरिका की जितनी भी मिलिट्री साइट्स हैं उनको हिट किया जा रहा है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। और अमेरिका ने इस बात को कोल्ड वॉर के बाद पहली दफा एक्सेप्ट किया है कि 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं, ठीक है जी। और यूके का भी सुना है कि इस वक्त जा रहा है। और हालांकि आज यूके में सारी दुनिया लंदन में बाहर थी, ईरान पे बॉम्बिंग के खिलाफ एंटी वॉर कैंपेन बहुत मैसिव किस्म का हुआ है लंदन में, देखने से ताल्लुक था मुझे। वहां से लोगों ने लाइव कॉल की और मैं हैरान था देख के कि लंदन निकला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई निकले तो उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर डिप्लॉय है अजीजान मन, ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई आम बात नहीं है। लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है जी, बंद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस फिर भी। इक्का दुक्का शिप्स अगर जा भी रही हैं तो ईरानियन नेवी कह रही है कि हम इंतजार करें, जरा मिलिट्री कैंपेन कोई चले ना, वो शिप्स तो चलो ठीक है जा रही हैं, ऑयल नहीं वो जाने दे रहे आपका। और आज वॉशिंगटन ने इफेक्टिवली ये एडमिट किया है बाकायदा तौर के ऊपर कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स टैंकर्स को मूव नहीं करवा सकते। ये मैं वेरीफाइड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जो बातें उन्होंने मानी है वो बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इन टैंकर्स को मूव यहां से नहीं करा सकता भाई, ऑयल टैंकर्स को। और गुज़िश्ता रोज मैंने आपको डे 6 में बताया था कि इन्होंने जो अगली कहानी डाली है कि बाईपास करना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को, ऑयल पाइपलाइन अबू धाबी से बजाई थी, वो भी उन्होंने हिट कर दिया है बेस। तो टैंकर्स के चलने के लिए मिसाइल, क्योंकि वजह क्या है ये बात आपने समझनी है। यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टैंकर्स के चलने के लिए मिसाइल्स जो हैं वो नहीं चाहिए होते, इंश्योरेंस चाहिए होती है। और इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए टैंकर्स चलने के लिए तैयार नहीं है। ऑयल टैंकर्स की बात हो रही है यहाँ पे। और पाकिस्तान के अंदर जो लाइनें लगी हुई है वो आपको पता ही है। ईरान परेशान है इस वक्त, लोग जिनको पता भी नहीं था कि आयरन में हम जा रहे हैं, आयरन में, कि आयरन जो है वो माउंटेनस कंट्री है बहुत बड़ी, वो आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जा रहे हैं वहां पे। अफगानिस्तान में तो 20 साल आपको कुछ हुआ ही नहीं है जो वहां पे आपको होगा फिर, क्योंकि ये तो पूरे का पूरा जो है ये माउंटेनस टेरेन है और बड़ी वेल डिफेंडेड लोकेलिटी है। और उन्होंने इफेक्टिवली इस वक्त यहाँ पे क्लियरली जो है सिर्फ चंद बोट्स वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का ये क्लेम है कि जी हम इंतजार करें कि जरा आप यहां से टैंकर क्रॉस करके दिखाएं, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो इफेक्टिवली ब्लॉक है। और पूरी दुनिया के ऊपर ये जो पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं, तो अभी 5 दिन जानी, अभी तो पहली मंजिल है। तुम तो अभी से घबरा गए। जानू जर्मन को कहो ना कि तुम्हें निकाले यहां से, आसम मुनीर को कहो ना, उसकी अपनी जान को लाले पड़े हुए हैं। मैंने आज 2 वीलॉग किए हैं, कल भी आपको बताऊंगा, तफसीलात जरा चेक कर लीजिएगा वहां पे। देखिए इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में किसी को भी जो इंश्योरेंस नहीं मिल रही, और इस वक्त इंश्योरेंस मार्केट ने हॉर्मस को बिल्कुल टोटल बंद कर दिया और बगैर इंश्योरेंस के यहाँ पे कोई ऑयल टैंकर नहीं चल सकता। तो यानी अजीजा रमन ये सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं है इस वक्त, ये एक फाइनेंशियल वॉर है, ये एक टेक्नोलॉजी की वॉर है। बिकॉज मैं आपको बताने चाहता हूं यहाँ पे आज आके कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है और तेल और पानी मिक्स हो गया है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पानी और खून के अंदर फर्क नहीं कर सकती। नहीं तो ईरान के अंदर बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला ना होता अगर एआई इतना एक्यूरेट आपको टारगेट दे रही होती तो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल वॉर इस वक्त शुरू हो चुकी है और बढ़ेगी मजीद, क्योंकि जंग खत्म होने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजिकल वॉर इस वक्त हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर भी ये बन चुकी है। क्योंकि ईरान कहता है कि जनाब, ईरान ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई बात यह कि हम अपने किसी नेबरिंग कंट्री को जो है वो हिट नहीं करेंगे। अब ये तो सिर्फ कहने की बात है ना, उन्होंने एक तरफ कहा कि हम नेबरिंग कंट्री को हिट नहीं करेंगे। किस नेबरिंग कंट्री को कहते हैं हिट नहीं करेंगे? जहां से अमेरिका हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा। तो जितनी भी नेबरिंग कंट्री को हिट कर रहे हैं, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई, वहां अमेरिका के बेसिस है, वहीं से वो उनको हिट कर रहे हैं, मतलब वो हिट करेंगे और वो कर रहे हैं हिट। ठीक है जी। आज का वॉर रिपोर्ट मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें मैं आपको एक सबसे पहले पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो कौन सी स्ट्राइक्स हुई हैं वो बताऊंगा। उसके बाद टोटल कैजुअलिटीज और डैमेज जो है वो क्या हुआ है वो बताऊंगा। अमेरिका का जो नया प्लान है वो आपके सामने रखेंगे कि जी अमेरिका इस वक्त नया प्लान क्या कर रहा है, वो भी बताना बहुत जरूरी है। इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो कहते हैं कि जी हम अगले 2 हफ्ते के 1 से 2 हफ्ते, इसराइल डिफेंस फोर्स कहती है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। मतलब इनका ख्याल है कि 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा काम। जाहिर बात है ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वेरीफाइड रिपोर्टिंग है, टाइम्स ऑफ इसराइल में उन्होंने रिपोर्ट की है इस तस्वीर के साथ जो आपको नजर आ रही है कि 1 से 2 हफ्ते की वो बात करें। अगर 1 से 2 हफ्ते ईरान खींच जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर का जो एक खतरनाक किरदार है उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है, समझना उसको बहुत जरूरी है। जो इस जंग के अंदर इस्तेमाल दुनिया में पहली दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किया जा रहा है। उसके बाद जो पानी के गल्फ के अंदर जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमने पहले बात किया था। तेल के ऊपर अटैक हो रहा है, पानी के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तक पहुंचने वाली जो इकोनॉमिक शॉकवेव्स हैं
जिसका अभी हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया, उसको भी टच करना बहुत जरूरी है अजीजान मन। तो पिछले 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 24 घंटे के अंदर हमने ये देखा कि एक तो रशिया बड़े क्लियरली सबसे बड़ा विनर बन के यहां पे सामने आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बताता है कि पिछले कई दहाइयों के अंदर रशिया को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल की बैटरीज जो हैं वो यूक्रेन में लगी हुई थी, वहां से डिवर्ट कर ली गई हैं और वो सारी की सारी उठा के ले गए हैं जनाब गल्फ के अंदर ले गए। थॉड की बैटरीज भी ले गए हैं। चाइना भी इस वक्त फ्री मूवमेंट अगर करना चाहे तो कर सकता है। और उसके साथ साथ ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट ये किया कि ईरान $30,000 के ड्रोन से $300 मिलियन का रडार सिस्टम उड़ा रहा है इस वक्त। बट उसके जवाब में अमेरिका कहता है कि भाई हम सारे के सारे नुकसान पूरे करेंगे। कैसे? वो कहते हैं कि ईरान का तेल जो मीठा तेल है, आप समझे स्वीट है, क्रूड है उनका जो तेल है, वहां हम कब्जा करेंगे इराक की तरह और वहां से हम पूरा करेंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बात की, सुन लीजिए, उन्होंने खुद ये बात की है। Long term gain, because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long term benefit, because ultimately we're not going to have to worry about these issues in the Strait of Hormuz, because we're going to get all of the oil out of the hands of terrorists. तो वो कहते हैं कि हमारा जितना बड़ी नुकसान होता रहे, हम जो है वो तेल से पूरा करेंगे। अब ये तेल ले लेंगे या तेल मिलेगा इनको या ये तेलो तेल होगा, ये तो वक्त बताएगा। द गज़्द और द मैदान। लेकिन बहरहाल दिस इज अमेरिकन पॉलिसी जो बड़ी क्लियर है, और अमेरिका के पास ताकत भी है, और उसके साथ साथ उनके पास जानू जर्मन मुनीरा मिस्त्री भी है, जो कुछ दिनों के लिए है, वैसे ज्यादा अरसे नहीं है। लेकिन बहरहाल पिछले 24 घंटे की जब आप बात करते हैं अजीजान मन, तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो लेटेस्ट कंफर्म्ड बात करें, सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कंफर्म स्ट्राइक की बात कर रहा हूं कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन कैंपेन जो है वो कंटिन्यूस रखी हुई है। इजरायली टेरिटरी के ऊपर मल्टीपल मिसाइल इंपैक्ट हुए हैं, कंफर्म्ड। तल अवीव और सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, कंफर्म्ड। गल्फ रीजन में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए हैं। सैटेलाइट इमेजरी इसको कंफर्म करी, आपके सामने मौजूद है। एएफपी जो है उसका काइंड कर्टसी ब्यूरो की तरफ से ये रिपोर्ट है जो आपको क्लियरली नजर आ रही है, ये कंफर्म्ड है। ठीक है जी। कुवैत, कतर और यूएई में मल्टीपल इंटरसेप्शन इवेंट्स हुए हैं, ये भी कंफर्म्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स ने कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ओवरवेल्म कर दिया गल्फ के अंदर, और ओवरवेल्म करने के बाद उन्होंने अटैक किया है, और अटैक कामयाबी से किया है, और कामयाब अटैक के बाद जो है वो जाहिर बात है कि टारगेट्स को हिट किया है। खासतौर के ऊपर आज दुबई एयरपोर्ट के ऊपर बार बार दिखाया जा रहा था, अबू धाबी एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट वैसे भी जुड़ा हुआ है, दोनों की रनवेज जुड़ी हुई है, कि इन्होंने हिट कर दिया। और कल हमने बताया था कि पहले तो इन्होंने खुद ये काम किया था, आज एक ड्रोन आके जो है वो आ गया कि नहीं, ये खुद नहीं काम किया, एक्सपर्ट्स को वहां से भागने के लिए ये ईरान कर रहा है। लेकिन बहरहाल जो विजुअल्स हैं वो सामने है, और विजुअल्स के मुताबिक ये जो डैमेज हुआ है वो आपके सामने है, और इस पूरे रीजन को इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर जो है बड़ा क्लियरली हिट किया जा रहा है। और जिस तरीके से हिट हो रहा है, लगता ये है कि ये मामला जो है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाले विजिबली नहीं है। ये तो हम मानते हैं जी कि ये विजिबली हिट होने वाले नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त बैटलफील्ड का पैटर्न ये है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, बड़ी एक्सटेंसिव एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, और ईरान रिटेलिएट कर रहा है रीजनल सैचुरेशन स्ट्रेटजी के जरिए, जिसके ऊपर कल हमने बात की है, इसलिए मैं दोबारा उसको नहीं टच करूंगा। यानी एक कंट्री नहीं, पूरे का पूरा रीजन इस वक्त जो है वो खतरे के अंदर है। ये बात अपने आप को क्लैरिफाई कर लीजिए। टोटल आप कैजुअलिटी की जिस वक्त बात करते हैं जख्मी होने की, तो अगर टोटल नंबर्स देखें तो अब तक एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज जो हैं वो ईरान में हजारों की तादाद के अंदर जो है इसराइल की मिलिट्री ने बताया है, और हजारों की तादाद में ईरान मानता भी है कि उनको जो है हलाकतें हैं, शहादतें हैं हुई हैं। लेबनान के अंदर बेतहाशा 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं।
लेकिन इसराइल में भी मल्टीपल कैजुअलिटीज और मल्टीपल इंजरीज जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन इसराइल से बात, जॉर्ज गैलोवे के मुताबिक अगर बात बाहर आए तो इसराइल जो है वो 5 साल की कैद दे देता है। पाकिस्तान ने लगता है इसराइल से ही वो लॉ लिया है, जिसके तहत आज डॉक्टर शहबाज गिल वगैरह को 10-10 साल सजा दे दी गई है। डॉक्टर साहब परेशान नहीं होना, 99 साल सजा सानू मिली है सर, टेंशन नहीं लेनी, 10 साल कोई फर्क नहीं पैंदा, सारे जानेंगे, सब फड़े जाएंगे। और इंशाल्लाह तारीख सिर्फ और राइट साइड पे हिस्ट्री के जो लोग खड़े हैं उनको याद रखेगी। गल्फ स्टेट्स में वापस आते हैं मौजू के ऊपर। गल्फ स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो है वो ज्यादा हुआ है, लेकिन कैजुअलिटीज रिलेटिवली कम है। और जाहिर बात है ईरान कहता है कि जी हम जानबूझ के ये कम रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो ये है कि ये वॉर ट्रेडिशनल बैटलफील्ड के ऊपर नहीं लड़ी जा रही, ये वॉर चल रही है मिसाइल्स के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, साइबर स्पेयर के अंदर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये बात आपने जो है अपने जहन के अंदर क्लैरिफाई कर लेनी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। अमेरिका ने जो स्ट्रैटेजिक एडमिशन किया अजीजान मन, वो बहुत बड़ा एडमिशन है, वो कोई छोटा एडमिशन नहीं है। अमेरिका ने जो स्ट्रैटेजिक एडमिशन किया है, अमेरिका खुद मान बैठा है कि जनाब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट अब तक की जो है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि $20 बिलियन तक वॉर रिस्क री इंश्योरेंस प्रोग्राम है उनका। ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि टैंकर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोबारा गुजरने के लिए कन्विंस उनको करना चाहते हैं वो $20 बिलियन का वॉर रिस्क री इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जेपी मॉर्गन चेज के एस्टिमेट के मुताबिक, जो दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और उसकी गारंटीज के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, जेपी मॉर्गन कहता है कि गल्फ मैरिटाइम कॉमर्स का टोटल वॉर रिस्क एक्सपोजर, वेट फॉर दिस, $352 बिलियन है। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट $20 बिलियन का वॉर रिस्क री इंश्योरेंस प्रोग्राम चला के चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा से टैंकर चल पड़े, ताकि दुनिया उनके जो गले पड़ी हुई है और गल्फ कंट्रीज उसके गले पड़ी हुई है और इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है और इस वक्त हालात कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं और रजीम चेंज ईरान में करने चले हैं। लेकिन बहुत सी रजीम्स जो अमेरिका खुद चला रहा है वो चेंज हो जाएंगी अगर ये मामलात इस तरह रहे। वो $20 बिलियन का वॉर री इंश्योरेंस प्रोग्राम देता है, लेकिन जेपी मॉर्गन वो क्या कहता है, ओ भाईजान 350 बिलियन से ऊपर $352 बिलियन का आपका जो है वो गल्फ मैरिटाइम कॉमर्स का टोटल रिस्क एक्सपोजर है, उस पर $20 बिलियन क्या करेगा? रोला पै गया। और यूएस प्रोग्राम कितना प्रोवाइड कर रहा है? 20 बिलियन यार। वो किधर यार 352 बिलियन और किधर 20 बिलियन यार? 352 वर्सेस 20 डजंट मेक एनी सेंस। द मैथ्स डजंट ऐड अप, बट दिस इज द रियलिटी। और ये मैं कंफर्म बातें कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, कोई अपने पास स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, मैं कंफर्म 100% कंफर्म बातें आपको बता रहा हूं। यानी सिर्फ 6% कवरेज इस हिसाब से होगा। यार कौन अपने टैंकर भेजेगा यहां पे, आप मुझे बता दें। तो वो मिसाइल मारे या ना मारे, मैथ्स के अंदर जो है वो गेम अपनी खिंच चुके हैं। और अमेरिका मानता है कि हमारा जो इस वक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता ये सिक्योरिटी, यहां पे मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो फिर आपके सामने है कि एक सुपर टैंकर पर कार्गो की वैल्यू जो है वो हो सकती है तकरीबन, एक सुपर टैंकर का कार्गो होता है $300 मिलियन होता है। ये बात आपने समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर्स की जो कहानी है पूरी दुनिया नंबर्स के ऊपर चल रही है। एक सुपर टैंकर की टोटल जो है उसका कार्गो होता है $300 मिलियन। सिर्फ 60 से 70 शिप्स अगर गुजर जाएं तो पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिका इनडायरेक्टली कह रहा है कि नेवी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इंश्योरेंस परमिशन देता है कि अगर इंश्योरेंस मार्केट ने अभी तक हॉर्मुज का सेफ डिक्लेयर नहीं किया, अगर इंश्योरेंस परमिशन दे तो, लेकिन इंश्योरेंस मार्केट जेपी मॉर्गन कहता है कि सेफ नहीं है। चाहे हालांकि यूएस नेवी, द माइटीएस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, परमिशन दे रही है कि जनाब हम देंगे, हम इसको सिक्योर कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, और 20 बिलियन के वो पैकेज दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं,
इंश्योरेंस कंपनीज कहती है नहीं, अब राजी कर लेंगी आगे चल के, लगता मुझे ये है। लेकिन उसके बाद अगर एक आध भी जहाज गिर गया ना जी, एक आध भी जहाज यहाँ पे यूएस नेवी की प्रोटेक्शन के अंदर अगर इन्होंने गिरा दिया, तो कहानी ओवर हो जाएगी टोटल। उसके बाद तो फिर इनसे कंट्रोल होना नहीं है। और ये अभी 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, लगता ये है कि अभी काफी लंबा चलने वाला है मामला, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको दिखाई और मैंने आपको बताई वो क्या थी कि जी अमेरिका कहता है कोई नहीं जानी करो खर्चा, हम सारा पूरा करेंगे। इराक का भी हमने खर्चा वॉर का जो है वहां के तेल से कर लिया था, और ईरान का तेल दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट long-term gain, because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the ठीक है जी, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म हमारी गेम है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप कर लें जो भी आपने करना है। हम इकट्ठा एक ही दफा ईरान का जो तेल है वो बड़ा लाइट तेल है, और बड़ी इजी से बड़ा हाई वैल्यू का तेल है, बड़ी आसानी से उसको जो है रिफाइन किया जा सकता है, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करिए। तो कहते हैं हम खर्चा अपना सारा वहां से पूरा कर लेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, इस स्टेज पर वॉशिंगटन का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी चेंज होता हुआ लेकिन नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ रोजाना के हिसाब से जंग चेंज हो रही है, रोजाना के हिसाब से वॉशिंगटन का भी हिसाब किताब चेंज हो रहा है। वो कहते हैं कि जी रिपोर्ट से कह रही है कि अमेरिका लॉन्ग टर्म अब स्ट्रेटेजी के ऊपर जा रहा है, लॉन्ग शॉट उन्होंने स्ट्रेटेजी कर ली है कि ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को वो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि ईरानियन रजीम को आप वीक करो, उसके बाद ईरान की इकोनॉमी का बैकबोन जो है वो इस वक्त उनका तेल है, उसको कब्जा करो, ऑयल एक्सपोर्ट्स को कब्जा करो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान की जियोग्राफी और मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है वो इस किस्म का है, जो अब ये बात कर रहे हैं जियोग्राफी और मिलिट्री स्ट्रक्चर, सैटेलाइट इमेज आपको बता रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड माउंटेनस वॉरफेयर के अंदर काम नहीं कर सकते जानी। मसला ये है सारे का सारा, जो इनको बात समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल नहीं है। सिनेरियो को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है जो अमेरिकन करना चाह रहे हैं, और ये बड़ा लंबा खिंचा जाएगा काम। अमेरिका तो सस्टेन कर सकता है इस जंग को, लेकिन क्या अमेरिका के अलाइज सस्टेन कर सकते हैं? गल्फ सस्टेन कर सकता है? पाकिस्तान सस्टेन कर सकता है? अफगानिस्तान से भी पंगा लेके बैठा हुआ है। इफ यू आस्क मी, नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त एस्पेक्ट अजीजान मन चल रहा है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग के अंदर। और ये पहली जंग है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक मशीन है, अब वो तेल और पानी मिक्स कर देती है, और खून और पानी के अंदर भी उसको फर्क नहीं पता। ठीक है जी, अब आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में जो है वो पेंटागन ने जो सिस्टम एआई मॉडल्स को यूज करने के लिए जा रहे हैं, वो तमाम टारगेट्स आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जंग में अमेरिका और इसराइल के लिए, उसने एक अमेरिकन कंपनी है एआई, और एक दूसरी एआई जो है वो आपकी जो है वो इजरायली है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर सिस्टम जो यूज हो रहे हैं वो लैवेंडर सिस्टम एक को बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं, गॉस्पल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात यह है कि दोनों के दोनों मामलात के अंदर अगर एक एआई मॉडल जो है वो क्लॉड का मॉडल है, मेरा बच्चा मुझे कल कह रहा था, बेटा कह रहा था कि जी वो क्लॉड एआई जो है वो बड़ी तगड़ी एआई है, और मैंने कहा, मैंने उसे पूछा ये क्लॉड एआई वही है? उन्होंने अमेरिकन को इनकार कर दिया है डिफेंस एग्रीमेंट का। मैंने कहा वो इनकार के बावजूद भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और टारगेट ये सिलेक्ट एआई करिए, इंसानों के टारगेट भी और फिजिकल टारगेट्स को भी, और एआई इस्तेमाल करिए, एआई जो है उसको करिए। एआई मॉडल क्लॉड जो टारगेट एनालिसिस को बहुत जल्दी तेजी से एक्सेलरेट करता है। कहने का मकसद ये कि जो काम पहले महीनों में होता था वो अब घंटों में हो रहा है। टारगेट की सिलेक्शन इंटेलिजेंस के बाद आपको सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है, ग्राउंड इंटेलिजेंस मिल रही है, टारगेट सेलेक्ट करना, किस हथियार से उसको हिट करना है, किस वक्त हिट करना है, तमाम फीड एंड डाटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। तो पहले जो काम इंसान एनालिस्ट, ह्यूमन एनालिस्ट करते थे, वो अब उनको नहीं करना पड़ रहा, तो वो घंटों के अंदर काम महीनों का हो रहा है। ठीक है, टारगेट जनरेशन स्पीड बड़ी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर गई है, इसलिए कहा जा रहा है कि नहीं यार ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा ये मामला। ये दिस इज व्हाट द प्लान इज, एंड द प्लान इज ऑलवेज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। ये बात आपने समझनी है। ठीक है, अब यहां पे जो है वो आप इस सिस्टम का सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक बहुत ही डार्क किस्म का एक एंगल है, शैतानी किस्म का एंगल भी है। मिनाब के गर्ल्स स्कूल को स्ट्राइक की गई थी, बच्चियों के स्कूल को 160 से ज्यादा मासूम बच्चियां जो है वो शहीद कर दी गई ईरान के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 165 एक स्ट्राइक के अंदर जो है उनको बच्चियों को शहीद किया गया, और अब तक गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम यह है कि डिसीजन चेंज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो ठीक है, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टारगेट जनरेट करती है और लॉगरिदम लोकेशन वेरीफाई करता है। कमांड अप्रूवल सिस्टम फास्ट ट्रैक के ऊपर होता है। कप्तान मेजर कर्नल वहां बैठा हुआ है, पीट हेग्सेथ भी कल परसों कह रहे थे, वो उधर से वो कहता है ओके फाइन, जान दो, ठोक दो, जल्दी जल्दी करना है यार, जल्दी मुकाओ, वर्ल्ड इकोनॉमी रोले के ऊपर पड़ी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, फौरन खोलो उसको। और एंड में इस मामले के अंदर ह्यूमन सिग्नेचर रिकॉर्ड में आ जाता है, आता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिसीजन जो है वो इंसानों के पास नहीं है, वो मशीन के ऊपर है, मशीन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अकाउंटेबिलिटी सिरे से डिसॉल्व हो जाती है। और यहां पे बड़ा विजिबली एक डार्क साइड नजर आ रही है, जो वो टर्मिनेटर फिल्म के अंदर आप देखा करते थे कि जनाब वो मशीनें कब्जा कर रही हैं, टर्मिनेटर कब्जा कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेशन यहां पे नजर आ रही है कि मशीनों की वजह से जो है इंसान को मारा जा रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, वो इन्होंने जो है वो जानबूझ के किया है, वो मशीनों ने नहीं किया। लेकिन बहरहाल इसके मुकाबले में ईरान की स्ट्रैटेजी जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान की भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो बड़ी चीप किस्म की स्ट्रैटेजी है, बड़ी सस्ता किस्म का ईरान काम कर रहा है इनके मुकाबले के अंदर। और ईरान ने बड़ा ठीक ठाक, बड़ा प्रैक्टिकल काम कर रहा है। आप देख लीजिए, वो खुद मान रहे हैं ये टारगेट्स। आप देखिए कि ईरान का रिस्पॉन्स जो है बड़ा क्लियर है। ईरान का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ईरान एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं कर रहा जो ये टर्मिनेटर वाला सीन बन जाए, जिसकी वजह से ईरान बिल्ड कर रहा है चीप, सस्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर के ऊपर $20,000 का ड्रोन, ठीक है जी, ये इसको मैं तो नहीं, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। ब्लूमबर्ग कहता है जी आप देखो $300 मिलियन का रडार सिस्टम है, रशिया ने इंटेलिजेंस दी। सैटेलाइट सिस्टम जो है वो सैटेलाइट इमेजरी एंड गाइडेंस बाइडू चाइनीज प्रोवाइड कर रहा है। उसको जीपीएस उसको जैम करना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए इस वक्त। तो इसके जरिए वो 30,000 का सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं, या 20,000 का वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और 20,000 से $15 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल फोर्स को जो है वो तबाह इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ 20,000, $15 मिलियन उधर चला गया, ठीक है। इसी तरह ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि $300 मिलियन का रडार सिस्टम जो है वो 30,000 के एक ड्रोन ने उड़ा दिया, सारे का सारा। यानी ईरान की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि अटैक कॉस्ट को डिफेंस कॉस्ट से कम रखो। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक परफेक्ट मॉडल है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और उसके नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं अभी तक। तो इसमें यहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि चाइना की एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जंग है उसके अंदर भी। ये इसको आप जहन से मत निकालिएगा कि टॉप टेबल के ऊपर जो भी बात हो रही है, लेकिन वो तो तब तय होगी जब मेरे ख्याल में अगले हफ्ते के आखिर में या उससे अगले हफ्ते में सिचुएशन सामने आएगी। तो चाइना का रोल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एआई की जो वॉर है उसके अंदर क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक तीसरा एआई एक्टर भी मौजूद है। इसराइल का एक्टर आपने दे दिया, अमेरिका का एक्टर देख लिया, ईरान लो टेक एआई यूज भी ना होने के बराबर कर रहा है। लेकिन चाइना इज द थर्ड मेजर एक्टर। चाइना शंघाई का सैटेलाइट कंपनी है मिजार विजन, MIZARVISION, मिजार विजन। और ये पब्लिकली एआई एनोटेटेड सैटेलाइट इमेजेस को जो है वो पब्लिश कर रहा है। मतलब कोई ये नहीं है कि आपको कि जी ईरान, चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, उन्होंने पब्लिक किया हुआ है भाई। मिजार विजन पे जाएं, कौन से यूएस बेसेस कहां पे हैं पूरे के पूरे गल्फ के अंदर, पूरे रीजन के अंदर, उन पे कौन से जहाज खड़े हुए हैं, किस किस्म के खड़े हुए हैं, किस टाइप के खड़े हुए हैं। रियल टाइम इमेजरी मिजार विजन प्रोवाइड कर रहा है ओपन सोर्स के ऊपर। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आज दिन तक कभी थी नहीं। चाइना कह रहा है जी हम तो सबको दे रहे हैं, आप भी ले लें, वो भी ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, और उसके साथ कहानी जो है वो पूरी की पूरी चल रही है। और इन इमेजेस के अंदर मैंने आपको बताया यूएस एयर बेसेस और थर्ड रडार सिस्टम्स जो हैं, THAAD, पैट्रियट रडार सिस्टम्स, फाइटर जेट की पोजीशन, सब कुछ एक्सपोज पब्लिकली हो रहा है। और इसी तरह कुछ दिन के बाद ईरान ने जो है वो, आपको पता ही है कि अभी यहाँ पे जो सामने आपके अब इमेजेस आए हुए हैं, इसके पब्लिक होने के बाद बड़ा क्लियर आप देख लीजिए कि ये मनामा में बेस हिट किया गया है, और उसके अलावा जो है कुवैत में हिट किया गया है। और इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर ये रिपोर्ट्स भी क्लियर होके आ रही हैं कि इनके मिसाइल सिस्टम्स को भी हिट किया जा रहा है, ठीक है जी। ईरान ने थार्ड रडार को भी हिट किया है। सर्वेलेंस मोनोपोली जो अमेरिका के पास हमेशा से थी जीपीएस सिस्टम के तहत, वो कमर्शियल सैटेलाइट
टेक्नोलॉजी ने ब्रेक कर दी है जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है। इट इज अ बिग डील, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, थोड़ा अगर आप समझ ले तो। अब इसके शॉक वेव्स जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ये जो इस वक्त ये आपको नजर आ रहा है, जानू जर्मन, मुनीरा मिस्री, इसको जो शॉक वेव्स नजर आ रहे हैं, इसको तो अपनी रोला पड़ा हुआ है। ये अब एक इकोनॉमिक वॉर इम्पैक्ट पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो आपको नजर आ ही रहे हैं कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स के ऊपर क्या हो रहा है। अजीजा ने चक्कर ये है कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंप तो अभी 55 रुपए लीटर जो है पेट्रोल, वो तो महंगा अभी होने से पहले कल रात तक ये हालात थे। अभी जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन प्रोलॉन्ग्ड होती है जो इस वक्त है, तो पाकिस्तान जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगी। और लोग कह रहे हैं कि जनाब के नहीं, पाकिस्तान को और चाइना को और रशिया को इजाजत है वहां से जहाज गिराने की, गुजारने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। कोई पाकिस्तान को इजाजत नहीं है, फेक न्यूज है। क्यों पाकिस्तान को इजाजत देंगे वो, आप मुझे खुद बताएं। डज इट मेक एनी सेंस? सिंपली नॉट। अब यहां पे इससे भी बड़ी जो हिडन थ्रेट है, वो हम इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो असल हिडन थ्रेट है इस पूरे के पूरे थिएटर के अंदर। हिडन थ्रेट अजीजा ने मन जो है वो क्या है? हिडन थ्रेट है वो पानी की, जो असल कहानी चल रही है, बार बार चल रही है। पानी का जो थ्रेट है वो सबसे बड़ा इस वक्त थ्रेट है, अगर इसको आप देखते हैं तो सब लोग ऑयल की बात कर रहे हैं, लेकिन असली वनरेबिलिटी पानी की है। दुनिया ने 10 सबसे बड़े जो दुनिया के डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, मैंने आपको बताया कि गल्फ के अंदर है, उनमें 10 में से 8 गल्फ के अंदर है, और 100 मिलियन लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। रोजाना डिसैलिनेशन जो वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सऊदी अरब के अंदर 70% ड्रिंकिंग वाटर तक जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आ रहा है। कुवैत के अंदर 90% पानी जो है वो इन डिसैलिनेशन प्लांट से आ रहा है। ओमान के अंदर 86% जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आ रहा है। और अगर ये प्लांट्स बंद हो जाएं तो गल्फ स्टेट्स कुछ दिन के अंदर जो है वो एक इंसानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएंगी। रोला पड़ जाएगा यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम को आना पड़ेगा। जो इस वक्त यल्ला यल्ला प्रोग्राम चल रहा है वो टोटल पुट्ठा हो जाएगा, और ये ईरान को अच्छे तरीके से पता है। और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो किसी भी वक्त इस स्ट्राइक को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के अमेरिका हीटअप करने वाला है मामला। तो अमेरिका अगर हीटअप करेगा, और लोग ठीक है, बड़े बड़े बिलियनर्स बैठ के लोग कह रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था, अबू धाबी में, दुबई में, कतर में, कह रहे हैं अमेरिका से कि जी आपने खित्ते को क्यों जंग के अंदर इन्वॉल्व किया। लेकिन खित्ते को जंग में इन्वॉल्व करने के अंदर आप लोग शामिल हैं। आपने अमेरिका को वहां पे बेसिस बना के इजाजत दी है। अब आप ज्यादा सियाने ना बने ना, तो आपको तो जवाब मिलेगा यहाँ पे। इस वक्त ईरान बहरहाल बड़ा क्लियरली स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो करता हुआ नजर आता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि ईरान ने अब तक कोई भी डीसैलिनेशन प्लांट को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, सिर्फ एक को हिट किया है, वो भी इजराइल के अंदर रिपोर्टेडली। मिसाइल्स गिराए हैं ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, मिलिट्री बेसिस के ऊपर और पावर स्टेशन के ऊपर। लेकिन अभी तक डीसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो बचे हुए नजर आ रहे हैं। यानी पैगाम ये है कि ईरान बेसिकली ये कह रहा है कि हम तुम्हारा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिट कर सकते हैं, तो अगर हम ऑयल हिट कर सकते हैं तो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, तो हम तुम्हारा वाटर सप्लाई भी जो है वो बंद कर सकते हैं। आपको कोई शक तो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फाइनल एनालिसिस इसके अंदर अजीजा ने मन, जो वॉर रिपोर्ट डे 7 के ऊपर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की जंग नहीं है। यहां पे ये वॉर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की है, जो कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के सिस्टम है, और दूसरी तरफ चाइनीज सिस्टम है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, रशियन सिस्टम है। इंश्योरेंस मार्केट की गेम है इस वक्त। अमेरिका की कोशिश के बावजूद उनकी अपनी वेस्टर्न इंश्योरेंस मार्केट जो है वो कंट्रोल करती है, वो अभी तक इसको सैंक्शन नहीं कर रही है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की गेम है, क्योंकि आप रजीम चेंज करने चले हैं ईरान में, उससे पहले 20 और रजीम चेंज हो जाएंगी जिस तरह के हालात बन रहे हैं। और वाटर सप्लाई की गेम है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि इस वॉर का कंट्रोल किसी एक एक्टर के पास नहीं है। अगर अमेरिका कहे कि हमारे पास कंट्रोल है, तो नहीं है उनके पास। इसराइल के हमारे पास कंट्रोल है, नहीं है उनके पास। इवन ईरान के पास भी कंट्रोल नहीं है, ना गल्फ के पास कंट्रोल है। मशीन की स्पीड के ऊपर काम हो रहा है भाई, बात समझो। इंसानों के पास कंट्रोल नहीं है, मशीन के पास कंट्रोल चला जा चुका है। ये टर्मिनेटर वाला सीन चल चुका है यहां पे।
एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी जो इसके अलावा है वो रीजनल एस्केलेशन बड़ी तेजी के साथ हो रही है। इस एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो अनप्रेडिक्टेबल जो नेचर है वो बड़ा क्लियर है कि नहीं पता कि अगले स्टेप के ऊपर क्या होने जा रहा है, और ये हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं। और इसी वजह से दुनिया अब मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिस्टमैटिक रिस्क के तौर के ऊपर देख रही है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने जो आपको 352 बिलियन का जेपी मॉर्गन ने एस्टिमेट दिया है वो इसलिए दिया है। आप तो सिर्फ 2 दिन या 5 दिन के अंदर गेम खत्म करने जा रहे थे, ये तो गेम उल्टी पड़ गई है। ये आप किस तरफ जा रहा है ये आपके सामने है मामला, ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ बेपंगे ले रहा है वो क्या पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा? आपने अफगानिस्तान के साथ अभी अगले हफ्ते के अंदर ये जाके ग्राउंड ऑफेंसिव वहां पे लॉन्च करना चाहते हैं रजीम चेंज के लिए, उसका रिएक्शन पाकिस्तान में अलग आएगा। और अफगानिस्तान से जंग के ऊपर आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फौज के साथ लोग नहीं खड़े होंगे किसी भी सूरत। आपको पंगा जाके पाकिस्तानियों को, चाचू विस्की को इंडिया से करना पड़ेगा। कहीं कश्मीर में कुछ खोलना पड़ेगा इसको, या दिल्ली वगैरह में पंजाब में खोलना पड़ेगा कुछ, ताकि यहां पे लाल टोपी वाले बांदर आके नाचे पाकिस्तान के मीडिया पर, कहे वाह गज़वतुल हिंद शुरू हो गया है, खलो जा साढ़े नाल। क्योंकि अशरफी जैसे ठुल्ले आके जब कहते हैं कि फतवे देते हैं जहाद के अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वो तो नहीं बिक रहे भाई, दे आर नॉट सेलिंग। तो फिर आपको गज़वतुल हिंद ही गज़वा हिंद करना पड़ेगा। बेटा वो पिंड बन जाएगा, गज़वा पिंड बन जाएगा, पिंडी के अंदर आके आप लोगों को रोला पड़ जाएगा अब की बार। इट इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल अजीजा नेमन। और इसके ऊपर मैंने आज के दिन का जो इससे पिछला वीलॉग है वो किया, मैंने आपको बताया कि कोर कमांडर्स अपनी सर्विसेज जाके ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हैं कि जान छुड़ाओ इसको लूं। और इसके अलावा इमरान खान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, और इससे अगला जो वीलॉग आएगा वो इस एंगल को एड्रेस करेगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज, टेक केयर।